इतिहास की सीरीज़ चल रही थी, हमने अकबर तक कवर कर लिया था। तो आज हम देख लेते हैं जीएस पॉइंटर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन की बुक है उससे देख रहे हैं, और ये यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जहांगीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखने वाले हैं। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने शुरू की थी। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में जो सत्य कथन है वो कौन सा है? तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? वो है जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले किसको भेजा था? पहले भेजा था हॉकिंग्स को। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? वो था थॉमस रो। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था किसको? हॉकिंग्स को। ठीक है। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? विलियम हॉकिंग्स को। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत कब आए थे? 1615 ईस्वी में। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर में मांडू आया, तो वो था थॉमस रो। ठीक है, आगे देखते हैं। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था कहाँ पे? तो अजमेर में। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वो कौन है? फ्रांसिस्को पेल शर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है, तो देखिए जहांगीर एवं बाबर का तथा बहादुर शाह जफर का मकबरा भारत में नहीं है। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पे कब पहुंची थी? जहांगीर के राज्यकाल में। जहांगीर ने नादिर उज्म जमा की पदवी, ठीक है, पदवी किसको दी थी? तो जहांगीर ने जो नादिर उज्म जमा है उसकी पदवी दी थी अबुल हसन को। वह चित्रकार जिसको नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी वो था मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। मुगल बादशाहों में वह जिसने आत्मकथा लिखी थी किस भाषा में? फारसी में। तो कौन था वो? तो देखिए जहांगीर था। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किसने किया था? तो अबुल फजल के हत्यारे को जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? खुर्रम, महाबत खां एवं खुसरो ने। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह कौन है? जहांगीर। ठीक है, खुसरो जो है मुगल बादशाह जहांगीर का पुत्र था। नूरजहां गुट जुनता दल के नाम से इनको जानते थे कि प्रमुख सदस्य कौन थे? एतमाउद्दौला या मिर्जा गियास बेग। ठीक है, नूरजहां के पिता थे ये, एतमाउद्दौला अथवा मिर्जा गियास बेग। असमत बेगम नूरजहां की माँ थी। आसफ खान नूरजहां का भाई था। शाहजादा खुर्रम शाहजहां था। ठीक है, तो ये जो नूरजहां गुट के प्रमुख सदस्य थे। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ बनवाया गया था? आगरा में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, प्राचीनकारी पिट्रा ड्यूरा किससे संबंधित है? बिहार पीसीएस के 66वीं प्रीलिम्स में पहला प्रश्न ही था। तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इससे संबंधित था प्राचीनकारी या फिर पिट्रा ड्यूरा। अब देखिए निर्माता और स्मारक। बाबर का जो स्मारक है जामा मस्जिद है, संभल में है। हुमायूं का दीन पना है। अकबर का जहांगीरी महल है। जहांगीर का अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दतिया में। दतिया कहाँ पे है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। अब शाहजहां के बारे में बात कीजिए। ठीक है, शाहजहां के बारे में देखते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच में झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। वह क्षेत्र जिसके निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र में दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा। कंधार। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। एक कवि जिसने बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, कविंद्राचार्य। वह जो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। कलीम को अबू जलीह भी कहते थे। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। ताजमहल, लाल किला, पंचमहल, शेरशाह के मकबरे में से वह स्थापत्य जिसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का
या वास्तुकाल का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है वो है ताजमहल। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां। वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी शाहजहां। फिर स्मारक और निर्माता देखिए, अलाई का दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी दोनों अकबर ने, मोती मस्जिद तथा ये जो आगरा में है, देखिए बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है अकबर द्वारा, मोती मस्जिद आगरा वाली शाहजहां द्वारा और दिल्ली वाली मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया गया शाहजहां द्वारा। ठीक है, शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसको दी थी? दारा शिकोह को दी थी। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत। ठीक है, उपनिषदों को सिर ए अकबर के शीर्षक के अंतर्गत दारा शिकोह ने उनका फारसी में अनुवाद किया था। दारा शिकोह की मूल रचना क्या है? मजउन बहन यानी कि मज्म उल बहरीन जो उनकी है मूल रचना। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली में दफनाया गया था। अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन एवं शुजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो वो था दारा शिकोह। वी.ए. स्मिथ, जे.एन. सरकार, ए.एल. श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया था। ठीक है, वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया। वो सिजदा को किसने समाप्त किया था? शाहजहां ने। देखिए आगे और ऑप्शन मिलेंगे, सिजदा पर बोझ को किसने खत्म किया था, ये सब आगे नहीं पीछे हम लोगों ने छोड़ दिया है इसको मिडल हिस्ट्री में, यानी कि शुरुआत वाले में बलबन जब हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए आगे देखिए, दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? औरंगजेब। चलिए अब यहाँ शुरू करते हैं औरंगजेब को और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि औरंगजेब के बाद से ही लगभग मुगल साम्राज्य खत्म होने लगता है और यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में शुरू हो जाता है। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था तो वो था औरंगजेब। धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच में। युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में हुमायूं और शेरशाह के साथ में। फिर आया सरनाल का युद्ध 1572 में। फिर आपका है धर्मत का युद्ध 1658 में। फिर जजाऊ का युद्ध है 1707 में। ये क्रमशः याद रखिएगा, यूपी पीसीएस में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, औरंगजेब को कहते थे जिंदा पीर। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत कहाँ स्थित है? तो देखिए धर्मत स्थित है मध्य प्रदेश में और यहाँ पे जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को औरंगजेब ने पराजित किया था 1668 ईस्वी में। अब बात करते हैं मुगल मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था तो वह है सुलेमान शिकोह। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी तो वो है अकबर। ठीक है, औरंगजेब का पुत्र था एक। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे तो जय सिंह द्वितीय। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी, कब की थी? तो 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वो कौन थे राज्य? बीजापुर एवं गोलकुंडा। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे औरंगजेब। ठीक है, इनके ही टाइम पे सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पे अधिकार किया तो उसमें गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल सम्राट जिसने सबसे ज़्यादा संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी औरंगजेब था। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया औरंगजेब थे। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो देखिए दारुल इस्लाम। बीवी का मकबरा का निर्माता था औरंगजेब। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता था। रबिया उद दौरानी का मकबरा। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, मेहरुसिन्ना में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी मेहरुसिन्ना। औरंगजेब ने साहिबाद जो आपका उज्जमानी की उपाधि है किसको प्रदान की थी? तो जहां आरा को प्रदान की थी।
संत रामदास को किससे संबंधित किया जाता है? तो औरंगजेब के शासनकाल से, औरंगजेब के शासनकाल से। अब आइए मुगलकालीन प्रशासन की ओर, इससे संबंधित और प्रश्न होंगे, उसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो कि यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, इसके साथ आरओ यारो और भी अन्य जो परीक्षाएं हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए मुगलकालीन प्रशासन शुरू कर लेते हैं। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। अहदी जो अहदी थे, अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। किसी सरदार जो होते हैं उनके साथ अपने को संलग्न नहीं किया, उनको बोलते हैं अहदी घुड़सवार। ठीक है, अहदी वही होते हैं जो अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान करते, किसी भी सरदार की हेल्प नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। बर्नियर हो गया, करेरी, मनुची, ट्रेवर्नियर, इनमें से वह जो मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो देखिए मनुची को मुगल सेना में एक चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? लोक आचरण का अधिकारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ठीक है, साफ सुथरे प्रशासन के लिए मनसबदारी प्रथा को लागू किया गया था। मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी? तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक नहीं होते थे। ठीक है, और मनसबदारों की कितनी श्रेणियां होती थी? 3 श्रेणियां होती थी और उनमें 33 वर्ग होते थे। कितने वर्ग होते थे? 33। ठीक है, मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसब पद केवल सेवा काल तक ही रहता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। ठीक है, योग्यता के आधार पर होता था, न कि वंशावली थी। चलिए आगे देखिए, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है किसका? तो माल का जो है भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है। मुगल सम्राट जिनके तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया गया तो वो थे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जिसने तंबाकू के प्रयोग पे रोक लगा दी थी, निषेध कर दिया था जहांगीर ने। मुगल प्रशासन में मदद मास किसको इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों से चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वो चकला क्या था? तो सूबा एवं परगना के बीच की जो क्षेत्रीय इकाई होती थी। ठीक है, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। अब देखिए सुमेलन देखेंगे, अधिकारी विविध कर्तव्य, अधिकारी और उनके विविध कर्तव्य देखने हैं। देखिए दीवान तन जागीर एवं वेतन को देखता था। मुस्तारफी जो होता था वो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुशरिफ क्या करता था? कार्यालय को संभालने का कार्य करता था। वकियान 20 की बातें करें अगर तो वो प्रमुख घटनाओं का फरमानों का सूचीबद्ध करता था। सत्य कथन देखेंगे, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का कौन सा था? दाम था। वह जिसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए। अकबर, ठीक है, अकबर ने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी जो लेख होता था उससे कुछ सिक्के चलाए। मुगल शासक में जो शासन था उनमें तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? बाबर ने चलाया था। और शाहरुख नामक जो सिक्का था वो चांदी का सिक्का था। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? हल की संख्या। हल की संख्या। वह मुगलकालीन नहर जिसका निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया था तो वो है सहाब नहर। सहाब नहर को मुगलकालीन मुगलकालीन नहर कहते हैं। इसका निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था? लगान निर्धारण का तरीका। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला। कौन सी? मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं इससे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर आपको लगता है बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको स्लो कर लीजिएगा यूट्यूब में। ठीक है, मुगल चित्रकला के विषय में सही कथन बताने हैं। देखिए दृश्य युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण, ठीक है, ये सब मुगल चित्रकला के
बारे में सही है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ जो है हुमायूं ने किया था। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, हुमायूं ने बनवाए। ठीक है, मुगल कालीन शासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए वो थे हुमायूं। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किया है अब्दुल समद ने। ठीक है, प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार अबुल हसन थे, उस्ताद मंसूर थे। यानी कि जहांगीर के चित्रकारों की बात कर रहे हैं, ना कि अकबर के। तो जहांगीर के चित्रकारों को एक बार देखिए, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, विसन दास, आका रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। मुगल चित्रकला ने उन्नति कब की? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला ने बहुत उन्नति की थी। ठीक है, और अगर बात करें कि चित्रकारी के लिए कारखाने किसने बनवाए थे, तो ये बनवाए थे हुमायूं ने। और इससे पहले अभी हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रश्न देखा था ऊपर, शायद चलिए ठीक है, उसको बाद में रिपीट करेंगे। वो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, जहांगीर से रिलेटेड था। चलिए आगे देखते हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये चित्रकला को प्रदर्शित करते हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश कब हुआ था? अकबर के दरबार में हुआ था। ठीक है ना, जब यूरोपीय आए थे तो अकबर जिंदा थे उस समय पे। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए फेमस है? ये है चित्रकला के लिए फेमस। ठीक है, मुगल सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया, वो कौन थे? जहांगीर थे। वह एक संगीत वाद्य जिसने बजाने और औरंगजेब की दक्षता थी, यानी संगीत का वह वाद्य जिसको बजाने में औरंगजेब जो था वो कैपेबल था, तो वो थी वीणा। वीणा बजाता था, वो बजा सकता था, बजाने में बहुत ज़्यादा दक्ष था। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है तोड़ी। ठीक है, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल गायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण लिया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए थे कितने केंद्र? तो 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों से सम्मिलित थे कौन कौन? तो ये थे तानसेन एवं हरिदास एवं तानसेन। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मूल नाम था राम तनु पांडे। अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया किसने? तो ये थे रामचंद्र सिंह, जो कि भाटा के राजा थे। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, तो वो थे अकबर। अब आते हैं मुगल कालीन साहित्य पे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलिए सुनिए इसको अच्छे से कम आप 2 बार वीडियो जरूर सुनना। चलिए, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था लेडेन और रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे वो है गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि किसकी पुत्री थी? ये आपके बाबर की पुत्री थी। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, तो ये जो है स्थापित किया गया था माहम अनगा द्वारा। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनगा ने। हितोपदेश फारसी अनुवाद किसने किया? ताज उल दीन मुफ्ती अल मलिकी। ठीक है, इन्होंने। लेखक और पुस्तकें देखेंगे, हसन निजामी, ताजुल मासिर, ख्वांदमीर, हुमायूं नामा ने किया है। मोहम्मद काजिन ये है आपका आलमगीर नामा। भीमसेन ने नुक्सा दिलकुशा, अल अतबी ने तारीख यामनी, चंद्रभान ब्रह्मन ने चहार चमन की, ये है आपका मोतमद खां ने इकबाल नामा जहांगीरी, अब्बास खां सरवानी ने तारीख फिरोज शाही, निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी, बाबर ने तुजुक बाबरी, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा। ठीक है, आगे देखिए, निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी, तारीख निजामी जिसको बोलते थे। ईश्वर दास नागर ने फिर से देखिए फुतुहात ए आलमगीरी। ठीक है, और जो आपके सुजान राय भंडारी थे, इन्होंने खुलासत उत तवारीख। ठीक है, थोड़े नाम अटपटे से हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। चलिए आगे देखिए, अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खाना एवं अब्दुल कादिर बदायूनी में से वह जिसका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये है आपके अब्दुल रहीम खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खाना। आगे देखते हैं,
भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो ये शाहजहाँ के शासन के एक राजकीय इतिहासकार थे। शाहजहाँ नामक के राइटर कौन है? इनायत खान। आगे देखिए, अनवार ए सुलाहिली, फिर से देखिए, अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ अनुवाद किसका है? तो यह पंचतंत्र का, अनवार ए सुहाइली जो है पंचतंत्र का अनुवाद है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में। ठीक है, 7 वर्षों में उसने अकबरनामा पूरा कर लिया था। ये जो आपका मुगल काल है, इसमें दरबारी अदालती भाषा कौन थी? फारसी थी। नस्तालीक क्या है? ये एक प्रकार की फारसी लिपि होती है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। तो नस्तालीक जो है एक फारसी लिपि है। कवि हृदय वह राजा जिसने नगरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं, तो राजा सामंत सिंह लिखे हैं। महत्वपूर्ण कृतियां हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, केशव की रचना है। ठीक है, केशव की। अब देखिए, मिसलिनियस हमारा बचा हुआ है, गुप्तकालीन का मिसलिनियस बचा हुआ है, और इसके साथ साथ हमारा सिख संप्रदाय और मराठा राज्य और उसके संघ है। फिर है आपका मुगल साम्राज्य का विघटन, और इसके बाद हम अपना भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू करेंगे। तो ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जल्द ही मिडिवल हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करेंगे। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई आपके साथ में पढ़ाई कर रहा है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो उसको ये चैनल ज़रूर रिकमेंड करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।